नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल बीपी टीचर पॉइंट पर। क्या आप जानते हैं कि हिंदी भाषा की सबसे छोटी इकाई क्या है, या फिर हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ड होते हैं? अक्सर लोग सोचते हैं कि यह बहुत आसान है, लेकिन परीक्षाओं में जब गहराई से सवाल पूछे जाते हैं तो अच्छे उलझ जाते हैं। आज का यह वीडियो एक परीक्षा विशेषांक क्लास है। इस एक वीडियो के देखने के बाद वर्णमाला से जुड़ा आपका एक भी नंबर परीक्षा से नहीं कटेगा। आप किसी भी परीक्षा में जाते हैं, सीटेट, यूपी टेट, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, किसी में भी आप जाते हैं तो आपको हिंदी वर्णमाला से ज़रूर क्वेश्चन मिलते हैं। तो आपका इस क्लास में वो सभी वर्णमाला के क्वेश्चन पूरे हो जाएंगे। आपको वर्णमाला की संपूर्ण जानकारी एकदम आसान शब्दों में समझाई जाएगी। तो बिना किसी देरी के चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, सबसे पहले बिल्कुल बेसिक से शुरू करते हैं। चलिए सबसे पहले जानते हैं ध्वनि के बारे में। मुख से निकली हुई हवा का वह स्फोट मतलब उच्चारण, जिसके खंड नहीं किए जा सकते उसे ध्वनि कहते हैं। ध्वनि भाषा की मौखिक एवं सबसे छोटी लघुत्तम इकाई है। अर्थात जो ध्वनि होती है वह भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है। हम जो कुछ भी मुंह से निकालते हैं और जिसके खंड नहीं किया जा सकते हैं, जिसको तोड़ा नहीं जा सकता है, वही ध्वनि कहलाती है। इसके बाद आता है वर्ण। ध्वनि का लिखित रूप वर्ण कहलाता है। जो भी हम ध्वनि बोल रहे हैं, जैसे क, ख, ग, घ, और जब इसको लिखेंगे तो वही लिखित क्या कहलाता है? वर्ण कहलाता है। हम क जो मुंह से बोल रहे हैं वह ध्वनि है, और जो वही क को हम लिख देंगे तो वही क्या हो जाएगा? वर्ण हो जाएगा। वर्ण रचना के स्तर पर अथवा लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है। ध्वनि क्या है कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है, और वर्ण क्या है? लिखित रूप में भाषा की सबसे छोटी इकाई है। जो भी हम मुख से बोल रहे हैं उसकी छोटी इकाई अगर पूछी जाए, मौखिक भाषा की छोटी इकाई पूछी जाए तो हम ध्वनि बताएंगे। और लिखित रूप की जो हम क, ख, ग, घ जो लिख रहे हैं उसका लिखित रूप में भाषा का पूछा जाएगा तो वो क्या कहलाएगा? आपका वर्ण कहलाएगा। चलिए अब अक्षर को समझते हैं। वह ध्वनि या ध्वनि समूह जिसका उच्चारण श्वास के एक झटके में हो जाता है उसे अक्षर कहते हैं। जैसे जी, क्या, आम, हाँ। जी क्या है? जी एक ही झटके में हम इस शब्द को बोल दे रहे हैं, ये क्या कहलाएगा? अक्षर कहलाएगा। चलिए अब वर्णमाला की परिभाषा समझते हैं। पूर्व निर्धारित निश्चित क्रम में व्यवस्थित लिखित संपूर्ण ध्वनि चिन्हों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। अर्थात जो भी हम ध्वनि चिन्ह होते हैं उनको जब हम लिख देते हैं और उसको व्यवस्थित रूप में लिखते हैं कि क, फिर ख, फिर ग, तो वही क्या कहलाता है? आपकी वर्णमाला कहलाती है। चलिए अब जानते हैं कि हिंदी वर्णमाला में कितने वर्ण होते हैं। तो हिंदी वर्णमाला में आपके 53 वर्ण होते हैं। पहला आपका स्वर आता है जिसमें अ, आ, ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ, ये मिलाकर सभी क्या होते हैं? 11 स्वर होते हैं। और अंक और अह, ये 2 अयोगवाह हैं जिनको अनुस्वार या विसर्ग भी बोला जाए। ये अनुस्वार हो गया आपका अंक, और अह क्या हो गया? आपका विसर्ग हो गया। अब व्यंजन देख लीजिए कितने होते हैं। तो देखिए, क से लेके आपका क, ख, ग, घ, ङ, च, छ, ज, झ, ञ, ट, ठ, ड, ढ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, ब, भ, म। ये क्या है सभी? ये आपके स्पर्शी व्यंजन कहलाते हैं। ये सभी मिलाकर आपके 25 वर्ण होते हैं। अब देखिए अंतस्थ व्यंजन को। अंतस्थ व्यंजन में आपके य, र, ल, व आते हैं। ये आपके संख्या में 4 होते हैं जिनको अंतस्थ व्यंजन कहते हैं। य, र, ल, व क्या होते हैं? आपके अंतस्थ व्यंजन। इसको जब आप बोलेंगे तो य, र, ल, व, ये क्या आ रहा है? गले के अंदर से आवाज़ आ रही है। अंतस्थ मतलब कि अंदर से आवाज़ जो आ रही है वही अंतस्थ व्यंजन कहलाता है। आपके ऊष्म व्यंजन
मूर्धन्य स, छोटा सा स, ह, ये क्या है? 4 आपके उसमें ऊष्म और संघर्षी व्यंजन हैं। ऊष्म मतलब होता है कि जो गर्म हवा के साथ, जो घर्षण के साथ मुंह से निकल रही है, वो आपकी ऊष्म कहलाती है, व्यंजन कहलाती है। अब आगे आपका है छ, त्र, ज्ञ, श, ये संयुक्ताक्षर हैं। आपकी संख्या में ये 4 होते हैं और ये संयुक्ताक्षर इसलिए बोला जाता है कि ये संयुक्त 2 वर्णों के मिलन से बने हैं। छ को चलिए समझते हैं कि छ आपका किन किन वर्णों से मिलकर बना है। ये छतरी में आ जाता है क, मूर्धन्य स प्लस अ। ये आपके क, मूर्धन्य स, अ से मिलकर ये छतरी वाला छ बना है। इसी तरह त्र बना है त और प्लस र से बना है आपका त्र। फिर ज्ञ बना है आपका ज और ञ से बना है आपका ज्ञ। ज ञ से बना है आपका ज्ञ। देखिए स्र किससे बना है आपका, जो आपका स्र लिखा है संयुक्ताक्षर में, वो किससे बना है? तो वो बना है आपका बड़ा स प्लस र प्लस अ। तो इनसे मिलकर आपका स्र बना है। तो ये कई ध्वनियों से मिलकर जब बन रहे हैं तो इसीलिए इनको संयुक्ताक्षर ध्वनियाँ कही जाती हैं। ये सभी आपको आगे बहुत डिटेल में समझाया जाएगा कि ये छ, त्र, ज्ञ, श कैसे बना है और स कहाँ से उच्चारण होता है। तो ये सभी आपको डिटेल में बताया जाएगा। आज तो आपका बस शुरुआती बेसिक जानकारी के लिए बताया जा रहा है। अब देखिए अगला है उच्छिप्त ध्वनियाँ। तो ये आपकी 2 होती हैं, ड़ और ड़। दोनों का उच्चारण एक ही तरह किया जाता है लेकिन प्रयोग तो अलग अलग किया जाता है। और एक अलग से आपके विशिष्ट व्यंजन जोड़ा गया है नया में, वो इसको भी ड़ ही बोलते हैं। उच्चारण यही किया जाता है लेकिन लिखा आपका ऐसे जाता है। ये राजस्थान की जो लिखित हैं लिपि, उसमें ये प्रयोग किया जाता है। तो ये अब यहाँ पे ये व्यंजन में जोड़ दिया गया है, वर्णमाला में जोड़ दिया गया है एक नया में। जब आप सभी को 25 आपका स्पर्शी व्यंजन, 4 अंतस्थ, 4 ऊष्मी, 4 संयुक्ताक्षर, 2 क्षिप्त और 1 विशिष्ट व्यंजन को जोड़ेंगे और 11 स्वर को जोड़ेंगे तो और अयोगवा और विसर्ग को जोड़ेंगे तो आपको सभी का मिलाकर आपकी 53 वर्णमाला हो जाते हैं। तो वर्णमाला में आपके 53 वर्ण होते हैं इन सभी को मिलाकर। यहाँ स्वर, अयोगवा, व्यंजनों को मिलाकर कुल 53 संख्या दर्शाई गई है। तो अब आपको पता चल गया कि हमारी वर्णमाला में 53 होते हैं वर्ण। आगे किसी भी परीक्षा में आपको दिक्कत नहीं होगी, वर्णमाला में संख्या पूछ दी जाएगी कि कितने होते हैं, कितने अंतस्थ होते हैं, कितने ऊष्म होते हैं, कितने संयुक्ताक्षर होते हैं, कितने उच्छिप्त होते हैं, तो आप आसानी से बता पाएंगे। आगे बहुत डिटेल में आपको ये सभी जानकारी शेयर की जाएगी, बहुत अच्छे से बताया जाएगा कि ये कैसे कैसे बने हैं, इसका उच्चारण स्थान कहाँ है। और ये वर्णमाला बहुत बड़ा चैप्टर है, बहुत छोटे में दर्शाया जाता है लेकिन बहुत बड़ा है। तो इसको धीरे धीरे हम समझेंगे और पढ़ेंगे। और ऐसी जानकारी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेगी, ये तो पेड में मिलता है, पर हम आपको यूट्यूब पे पढ़ा रहे हैं, इसलिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और आगे ऐसे ही सभी हिंदी का जो भी है आपका यूपी टेट, सी टेट, टीजीटी, फिजिटी नेट का, तो हम आपको इस पर बताएंगे, पढ़ाएंगे। और 9, 10, 11, 12 में भी जो लोग गद्य पद्य पढ़ते हैं, व्याकरण पढ़ते हैं, उनके लिए भी ये अच्छा है। तो सभी लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। अगर आज की जानकारी आपको अच्छी लगी हो, आपके एग्ज़ाम में हेल्पफुल हो, वीडियो को एक छोटा सा लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, क्योंकि आगे ऐसे ही सभी कुछ आपको पढ़ाया जाएगा यूट्यूब पे। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। धन्यवाद।